इस संविधान सभा की, जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, आप संविधान सभा की 24 जनवरी 1950 का रेजोल्यूशन पढ़िए। साफ साफ लिखा हुआ है। नहीं तो मेरी पीआईएल चल रही है, वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रगान घोषित कराने के लिए मेरी पीआईएल भी चल रही है। आप गूगल करिए वंदे मातरम अश्विनी उपाध्याय, आपको डिटेल मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा रेजोल्यूशन में डाला हुआ है, मेरी पिटीशन भी वो गूगल पे अवेलेबल है। तो जनगण मन के लिए पूरा प्रोटोकॉल बन गया कि इतने सेकंड में गाया जाएगा, ये म्यूजिक होगी, जब गाया जाएगा तो लोग खड़े हो जाएंगे, कोई इंसर्ट नहीं करेगा, इंसर्ट करेगा तो 3 साल की सजा होगी, सब बन गया। लेकिन वंदे मातरम का अपमान करने पे क्या होगा, वंदे मातरम कितने सेकंड में गाया जाएगा, वंदे मातरम की म्यूजिक क्या होगी, ये आज तक डिसाइड नहीं हुआ। इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि जब पूरा का पूरा फ्रीडम मूवमेंट वंदे मातरम से हुआ, तो वंदे मातरम को भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो जनगण मन को है। एक्चुअल में हम लोग सोचते हैं कि जनगण मन हमारा राष्ट्रगीत है और जनगण मन हमारा राष्ट्रगान है और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, लेकिन एक्चुअली ऐसा राष्ट्रगीत है, नेशनल सॉन्ग है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। वो हमने एक अपने दिमाग से बना लिया कि जनगण मन हमारा नेशनल एंथम है और वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। ऐसा कुछ नहीं है। अभी उसकी लड़ाई चल रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। आज मुख्य जो विषय रखा हुआ है आपने, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय रखा है, समान नागरिक संहिता। और क्या इसमें भ्रम है, क्या इसकी सच्चाई है, इसको समझने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कुछ समय के लिए, अगले 1 घंटे के लिए, अपनी जाति, अपना रिलीजन इस हॉल के बाहर छोड़िए, एकदम, और केवल मनुष्य बन के रहिए। अगड़ा पिछड़ा, दलित, सवर्ण, हिंदू, मुसलमान, सबको इस हॉल के बाहर निकाल दीजिए। इस विषय को अच्छी तरीके समझना है तो इंसान बन के इस विषय को समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। अगले 1 घंटे के अंदर समझ में आ जाएगा और फिर आप उस पर किसी से डिबेट कर लेंगे। हिंदू मुसलमान बन के अगर इस विषय को समझेंगे तो समझ में नहीं आएगा। मैं कोई बौद्धिक नहीं करता कि केवल आपको सुनना है, इसलिए जब आपसे कुछ भी कहूं तो जोर से उत्तर दीजिए, इतना तेजी से उत्तर दीजिए, एकदम पीछे से आप इतनी तेज आवाज आए कि यहां तक पहुंच जाए। यहां तक पहुंचना इसलिए आवश्यक है कि हमारी आपकी चर्चा कम से कम 3 करोड़ लोगों तक तो जाएगी, इससे ज्यादा भी जा सकती है। अगर आपकी आवाज बहुत तेज रही तो हो सकता है 4 करोड़ 5 करोड़ भी चला जाए, लेकिन 3 करोड़ लोगों तक जाएगी। ऐसी व्यवस्था एक है। पूरे देश भर में 200-300 यूट्यूबर्स हैं जो इस वीडियो को डालते हैं, अलग अलग फेसबुक के पेज हैं डालते हैं, इंस्टाग्राम पे लोग डालते हैं, फिर व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। सामान्य 3 करोड़ के आसपास तो जाता है। मेरा आग्रह है, पाटन की इस वीर भूमि से आप लगातार हमारे साथ संवाद करिए। और अभी तो हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं और उसके बाद आप हमसे सवाल पूछेंगे, हम आपको उत्तर देंगे। ऊपर वाले को क्या पसंद है? ऊपर वाले का मतलब हिंदू भगवान मानते हैं, मुस्लिम उसको अल्लाह कहते हैं, क्रिश्चियन उसको गॉड कहते हैं, जो जिसको जो कहते हैं। ऊपर वाले को सत्य पसंद है कि असत्य? जोर से बोलिए जरा। ऊपर वाले को हिंसा पसंद है कि अहिंसा? चोरी पसंद है कि ईमानदारी? ब्रह्मचर्य पसंद है कि व्याभिचार? शौच पसंद है कि गंदगी? संतोष पसंद है कि असंतोष? ऊपर वाले को धर्म पसंद है कि अधर्म? रीति पसंद है कि कुरीति? प्रथा पसंद है कि कुप्रथा? महिला पुरुष में समानता पसंद है कि असमानता? देश के सभी इंसान को एक समान मानता है कि अलग अलग मानता है? ऊपर वाले को वसुधैव कुटुंबकम पसंद है या नफरत? ऊपर वाले को नारी तू नारायणी पसंद है या महिला पुरुष अलग अलग हैं? बस आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ गया। आ गया समझ में? अब तो बंद भी कर दूं तो बात बन गई। अब तो बंद भी किया जा सकता है। देखिए,
यूनिफॉर्म सिविल कोड एक पॉलिटिकल फुटबॉल हो गया है। लेकिन यह यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में तब आया था जब जनसंघ की स्थापना नहीं हुई थी, जब बीजेपी की स्थापना नहीं हुई थी, और तो और छोड़िए, जब मोदी जी का जन्म भी नहीं हुआ था। मोदी जी की डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1950 और आर्टिकल 44 यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 1948। तो मोदी जी से कितना बड़ा हो गया? 2 साल। तो फिर ये मोदी जी का विषय कैसे हो गया? हां, ये अलग बात है कि जिस विषय को नेहरू जी को लागू करना था, इंदिरा जी को लागू करना था, इंदिरा जी नहीं कर पाई तो राजीव जी को करना चाहिए था, राजीव जी नहीं कर पाए तो बीपी सिंह को करना चाहिए था, वो नहीं कर पाए तो नरसिम्हा राव को करना चाहिए था, चंद्रशेखर जी को करना चाहिए था, पहले के 15 प्रधानमंत्रियों को करना था, वो नहीं कर पाए। अब उसको करने के लिए आपके गुजरात की धरती पे पैदा हुए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये तो मोदी जी का विषय है। अरे मोदी जी का विषय नहीं है, ये संविधान का विषय है। ये बाबा साहब अंबेडकर का सपना था, ये सरदार पटेल का सपना था, ये रफी अहमद किदवई का सपना था, मौलाना कलाम का सपना था। ये हमारे जो 300 लोग संविधान सभा में थे, 1-2 नहीं 300, उन 300 लोगों का सपना था कि भारत को भारतीय मूल्यों के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय प्रथा के अनुसार, भारतीय परंपरा के अनुसार, भारत की जीवन शैली के अनुसार जब हम स्वतंत्र हो चुके हैं तो गुलामी की भाषा, गुलामी की निशानी, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की परंपरा, सब कुछ गुलामी का खत्म होगा। अब भारत चलेगा भारतीय संस्कृति के अनुसार। और भारत की संस्कृति में महिला पुरुष में भेदभाव नहीं किया जाता, बल्कि भारत की संस्कृति में बेटी को तो बेटे से ऊपर रखा जाता है। इसका उदाहरण आप पुराने राज्यों को देखिए, किसी भी राजकुमार का नाम उस राज्य पे नहीं था, लेकिन राजकुमारियों का नाम उस राज्य पे था। गंधार राज्य की राजकुमारी, जोर से बोलिए, कौशल की राजकुमारी, सौमित्र की राजकुमारी, पांचाल की राजकुमारी, ये हमारे देश की परंपरा थी। ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश दुनिया में महिलाओं के प्रति 3 विचार है। एक भारतीय विचार, एक अमेरिका और यूरोप का विचार, और एक अरब का विचार। भारत का विचार है नारी तू नारायणी। नर तू नारायण भारत का विचार नहीं है, नारी तू यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है, जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं। ये कहां की परंपरा है? तो भारत में हमने महिला पुरुष को, बेटे और बेटी को, पुत्र और पुत्री को बराबर नहीं माना, बल्कि पुत्री को थोड़ा ऊपर का दर्जा दिया। इसलिए हमारे किसी भी त्योहार में पुरुषों की पूजा होती है क्या? नवरात्रे में किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन होता है। साल में 2 बार किसकी पूजा होती है? कन्या पूजन। दूसरी सोच अमेरिका और यूरोप की है। वो कहते हैं महिला पुरुष समान होते हैं, लेकिन वो महिला को पूजनीय नहीं मानते, महिला को ऊपर नहीं मानते। समान मानते हैं, लेकिन महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं। मैं संसदीय शब्द यूज कर रहा हूं, बाकी आप खुद समझ सकते हैं। इसीलिए अरब और यूरोप में बहुत छोटे छोटे कपड़े महिलाओं को पहनाए जाते हैं, क्योंकि उनको वो उपभोग की वस्तु मानते हैं। वो चाहते हैं महिला का प्रत्येक अंग दिखता रहे, और वो सार्वजनिक उपभोग की वस्तु मानते हैं। तीसरी विचारधारा अरब की है। वो भी महिला को पूजनीय नहीं मानते, बेटी को पूजनीय नहीं मानते, बेटी को ऊपर नहीं मानते। वो भी महिला को उपभोग की वस्तु मानते हैं, लेकिन वो प्राइवेट उपभोग की वस्तु मानते हैं कि ये केवल मेरे उपभोग की है, सार्वजनिक उपभोग की नहीं है। इसलिए उसको ऊपर से लेकर नीचे तक काले कपड़े में ढक देते हैं, उसकी आंख भी कोई ना देख पाए, केवल मैं ही देखूं। ये 3 विचार हैं पूरी दुनिया में महिलाओं के प्रति।